अपने ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए इनमें से कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं? 3 कंडीशंस हैं, लॉन्ग विंटर नाइट, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई एंड स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस। तो 2 मिनट के पॉज कीजिए और देखिए कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। सो द आंसर इज 1, 2 and 3 ऑल ऑफ द अबव। नाउ टू एक्सप्लेन टेम्परेचर इन्वर्जन, मैं एक बहुत सिंपल चीज बता देती हूँ। नाउ एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, जितना आप ऊपर जाते जाओगे राइट द टेम्परेचर वुड डिक्रीज, राइट, व्हिच मींस कि ट्रोपोस्फियर वाले रीजन में जितना आप ऊपर गए टेम्परेचर वुड बिकम कोल्ड, राइट, और ऊपर जाओगे और ज्यादा कोल्ड होता जाएगा। यानी कि इसके कंपैरिजन में हमेशा यहाँ पे वार्म ही रहेगा, बिकॉज ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, कोल्ड हो रहा है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आपके ट्रोपोस्फियर में। ना टेम्परेचर इन्वर्जन कुछ कुछ जगह कभी कभी होता है ना, वहां पे क्या होता है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन इन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो यहाँ वार्म होना था वार्म की जगह हो जाता है कोल्ड, और जो यहाँ कोल्ड हो जाना था कोल्ड की जगह हो जाता है ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, कहीं कहीं होता है कुछ कुछ कंडीशंस में। तो 3 आइडियल कंडीशंस है इसके, रादर 3 फेवरेबल कंडीशंस है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला ये फिनोमेना कहां पाया जाता है, स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस में। अब स्नो की टेंडेंसी क्या है, उसका एल्बिडो बहुत ज्यादा हाई है। एल्बिडो हाई होने का मतलब है कि जो भी उसमें इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। जैसे ही रिफ्लेक्ट बैक कर दिया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वजह से रीजन वार्म होना चाहिए था, क्योंकि सोलर जो भी आपकी रेडिएशन थी रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ये रीजन क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। Isn't that what we wanted कि ये रीजन अल्टीमेटली क्या हो जाए, कोल्ड हो जाए। तो जहां भी स्नो होगी वहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहती। 2 और कंडीशंस है जो बहुत ज्यादा फेवरेबल है। एक है आपकी लॉन्ग विंटर नाइट। लॉन्ग विंटर नाइट में क्या होता है, आप इसको ना ऐसे इमेजिन करो कि एक तो ऑलरेडी विंटर्स है, ठंड है, प्लस नाइट इज लॉन्ग। इसका मतलब क्या है, दिन में जो आपकी सोलर रेडिएशन आई है राइट, उससे ज्यादा समय के लिए जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती है, जो ग्राउंड सरफेस से रेडिएशन वापस जाती है वो ज्यादा समय के लिए वापस जाएंगी, राइट, क्यों, क्योंकि लॉन्ग नाइट है। तो एक तो ठंड ऑलरेडी थी, विंटर की नाइट है, प्लस क्योंकि लॉन्ग विंटर नाइट है इसका मतलब है कि ज्यादा ड्यूरेशन के लिए जो आपकी रेडिएशन थी वो वापस जा रही है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो कम होगी देन द रेडिएशन व्हिच वेंट बैक। सो द हीट, बिकॉज द हीट हैज गॉन बैक, तो अल्टीमेटली नीचे वाला रीजन क्या हो जाएगा, अगेन कोल्ड हो जाएगा। अगर मैं इसको अंग्रेजी में समझाऊं तो वो कह रहे हैं कि जो लॉस ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, द लॉस ऑफ हीट बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, right, it'll exceed the amount of solar radiation जो कि आई थी। क्यों, why it'll exceed, because रात में हो रहा है सारा कुछ, लॉन्ग विंटर नाइट है, रात लंबी है दिन से, तो दिन में जो सोलर रेडिएशन आपकी आई है, रात क्योंकि लंबी है तो जितना भी रेडिएशन वापस गया उसका अमाउंट ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा देन द रेडिएशंस व्हिच वर रिसीव्ड। तो क्योंकि जाने वाली रेडिएशंस का अमाउंट ज्यादा है, ड्यूरेशन ज्यादा है, ऑलरेडी विंटर थी, तो नीचे वाला रीजन क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कोल्ड हो जाएगा। सिमिलरली एक थर्ड रीजन क्या है, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई। ये भी क्यों फेवरेबल है कि जब ये आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस जा रही है, हो सकता है अगर क्लाउड्स हैं राइट, तो उन्हें कुछ सॉर्ट ऑफ लेट्स से कि अपोजिशन हो सकती है कि बीच में देयर इज समथिंग बिकॉज ऑफ व्हिच दे आर नॉट एबल टू पास। अब आप ऐसी कंडीशन इमेजिन करो, क्लाउड्स भी नहीं है और स्काई भी क्लियर है, तो ये रेडिएशन इजीली वापस चली जाएगी, अगेन नीचे जो है क्या होगा, ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। दैट वाज आवर बेसिक कंडीशन कि नीचे कोल्ड हो, ऊपर अगेन वार्म हो जाए, कि कुछ कंडीशंस में ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो कंडीशंस क्या बनी, पहली कंडीशन आपकी क्या बनी थी, स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस, कि स्नो का क्या अल्टीमेटली एल्बिडो ज्यादा है, इसका मतलब है जो लाइट जितनी आई थी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी मैक्सिमम, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, ठंड। सिमिलरली लॉन्ग विंटर नाइट, ऑलरेडी ठंड है, रात लंबी है, तो दिन में जितनी भी सोलर रेडिएशन आई होगी, रात में क्योंकि रात लंबी है उतनी उससे ज्यादा रेडिएशन वापस गई होगी, तो अल्टीमेटली लॉन्ग विंटर नाइट में द नीचे वाला रीजन विल ऑलवेज बिकम कूल। थर्ड कंडीशन क्या थी, बिकॉज क्लाउडलेस क्लियर स्काई है, it'll give the path to this radiation very easily to go back। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर इन्वर्जन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, और स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली। 3 आइलैंड्स हैं आपके, गुआम आइलैंड्स, अग्लेगा आइलैंड्स एंड अजोर्स आइलैंड्स। ठीक है, तो 2 मिनट के पॉज कीजिए और देखिए कि ये कौन सी आपकी ओशन से एसोसिएटेड है, क्या ये सही दिए हुए हैं या नहीं।
So the answer is none of the above. All of them are matched correctly. गुआम आइलैंड क्यों न्यूज में रहता है? गुआम आइलैंड यस पैसिफिक ओशंस में है. अगर आप पैसिफिक ओशन की बात करो, सो दिस इज योर गुआम आइलैंड. ठीक है, सो पैसिफिक ओशन में गुआम आइलैंड क्यों न्यूज में रहता है? गुआम आइलैंड जो है आपकी यूएस की टेरिटरी है, जो कि पैसिफिक आइलैंड में लाई करती है. नॉर्थ कोरिया के हमेशा ही ये टारगेट पे रहती है, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहती है. ठीक है, तो आप गुआम आइलैंड को कभी भी अपने यूएस के आंसर्स में कोट कर सकते हैं. किस तरह से? यू विल हैव टू सी कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड. बट जो ओवरसीज टेरिटरी है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि गुआम आइलैंड किसकी ओवरसीज टेरिटरी है? यूएस की, और इन नॉर्थ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में है. सेकेंड चीज जो आपका आइलैंड था, अग्लेगा आइलैंड्स. ठीक है, दिस इज अगेन एन इंडियन ओशन. अगर आप देखो, दिस इज योर इंडिया. सो ये क्यों न्यूज में रहती है? इंडिया का हमेशा ही यहाँ पे कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बनाने की बात होती है या मिलिट्री स्टेशंस बनाने की बात होती है, उससे एसोसिएटेड ही न्यूज में रहते हैं. तो दिस इज नॉट जस्ट अ मैप का क्वेश्चन. जब भी आपको क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया जो है इंडियन ओशन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ा रहा है, अपना दबदबा कैसे बढ़ा रहा है, यू कैन कोट दीज आइलैंड्स. कि मान लीजिए अग्लेगा आइलैंड्स है, वहां पे इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंफ्रा फैसिलिटीज हो या मिलिट्री फैसिलिटीज हो. सो दीज आइलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि हम अपने जियोपॉलिटिक्स में कोट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएस का ही क्वेश्चन ले लें, गुआम आइलैंड्स का, अगेन उनको भी आप कोट कर सकते हैं कि यूएस इस रीजन में अपने दबदबे को बनाने के लिए किस तरह की कोशिशें कर रहा है. सो यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दीज आइलैंड्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑन दीज आइलैंड्स. ठीक है जी, चलिए. तीसरा आइलैंड क्या था आपका? अजोर आइलैंड्स. सो दिस इज इन पैसिफिक ओशन. अगर आप ध्यान दें, सो चाइना कोशिश कर रहा है कि इस रीजन में अपनी कुछ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को आगे बढ़ाया जाए. राइट, सो द आइडिया देयर बीइंग, आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कौन से आइलैंड्स में है. इट कुड बी अ प्रीलिम्स का क्वेश्चन, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से यू कैन ऑलवेज से कि चाइना जो है नॉट ओनली इन द साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन में भी कोशिश कर रहा है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की अजोर आइलैंड्स के माध्यम से. ठीक है जी, कि वहां पे भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स की बात है. तो ऑल दीज क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं कि दे आर जस्ट मैप के क्वेश्चंस, दे कैन बी यूज्ड इन योर आंसर्स एज वेल मीन्स. ठीक है जी, तो डोंट फॉरगेट दीज फैक्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. तीसरा वेरी सिंपल क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है. यू हैव टू टेस्ट व्हाट यू नो अबाउट इंडियन ज्योग्राफी हियर. कि कौन सा ऐसा आइलैंड है जो 10 डिग्री चैनल जो है उनको सेपरेट करता है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू शुड नॉट गेट इट रॉन्ग. द आंसर इज अंडमान एंड निकोबार. अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर आपका गलत हुआ है, दैट इज एन इंडिकेशन कि यू नीड टू रिवाइज मोर. प्री इज जस्ट राउंड द कॉर्नर. ठीक है जी, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are true in context of Gobi Desert? Now, Gobi Desert आपको पता होना चाहिए कहां पे इसका स्प्रेड है. तो 3 रीजन्स की बात करता है ये, चाइना, मंगोलिया एंड कजाकिस्तान की. क्या गोबी डेजर्ट इन तीनों जगह पाया जाता है? दूसरा, गोबी डेजर्ट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि गोबी डेजर्ट जो है एक रेन शैडो डेजर्ट है. तो आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि रेन शैडो डेजर्ट क्या होता है, एंड देन यू शुड ऑल्सो नो कि क्या इन 3 रीजन से एसोसिएटेड है. So what is the answer? The answer would be only 2. कि yes, it is a rain shadow desert, लेकिन ये कजाकिस्तान से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है. अगर मैं दिखाऊं आपको, so this is your Gobi Desert. So if you can see, चाइना एंड मंगोलिया वाले रीजन्स में ये पाया जाता है. Now what is a rain shadow desert? ठीक है, रेन शैडो एरिया आपने बहुत बार पढ़ा है. एक छोटे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेट्स से इसको एक छोटे रीजन में समझते हैं ना. आप ना इमेजिन करो कि ये एक पहाड़ है. ठीक है, अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर जो है कूल होता जाएगा, है ना. तो होता क्या है, जब इंडियन या रादर आप इसको सिंपल समझो कि जब हवाएं मॉइस्चर लेडन विंड्स, ऐसी हवाएं जिनमें की मॉइस्चर है ऊपर ऊपर की तरफ जाती हैं और ठंडी होती जाती हैं, तो होता क्या है, कोल्ड एयर की टेंडेंसी क्या होती है कि वो मॉइस्चर को बहुत ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाती. अब क्योंकि मॉइस्चर लेडन विंड्स थी, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे कोल्ड होता जाएगा. तो क्योंकि कोल्ड एयर की टेंडेंसी है कि वो मॉइस्चर लेडन विंड्स को बहुत ज्यादा या मॉइस्चर को बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर पाती, तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पे आपकी रेनफॉल हो जाती है. अब होता क्या है, रेनफॉल इस तरफ हो गई, जब ये हवाएं अब दूसरी तरफ जाती हैं तो ये होती है ड्राई विंड्स. क्यों? क्योंकि रेनफॉल जो है इसी तरफ हो गई होती है. इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, तो अल्टीमेटली और जो ये रीजन है, राइट, इसको रेन शैडो रीजन भी कहते हैं. तो इसी को आप एक बड़े आप मैकेनिज्म में समझने की कोशिश करो कि इंडियन ओशन से जितनी भी मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही हैं वो तिब्बतियन प्लाटू तक जब पहुंचती हैं,
राइट तो ये पूरा रेन शैडो का कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप इमेजिन करो अगर ये आपका तिब्बतियन प्लेटू है और यहाँ से आपकी मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ऊपर जाते जाते तक क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे आपकी रेनफॉल हो जाएगी, और जैसे ये हवाएं दूसरी तरफ पहुंचेंगी तो अब इट विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि रेनफॉल तो यहीं पर हो गई। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हमेशा ही रेनफॉल की स्कैर्सिटी होगी। दिस इज व्हाट हैपेंस कि तिब्बतियन प्लेटू की एक तरफ रेनफॉल हो जाती है और ये वाला रीजन जहां पे आपका गोबी डेजर्ट है वो अल्टीमेटली क्या रह जाता है, रेन से वंचित रह जाता है। इसीलिए आप देखोगे इसे रेन शैडो डेजर्ट भी कहते हैं। सो इट इज अ रेन शैडो डेजर्ट बिकॉज ऑफ द तिब्बतियन प्लेटू। कि जो तिब्बतियन प्लेटू है ये प्रेसिपिटेशन को ब्लॉक कर देता है, इंडियन ओशन से जो भी मॉइस्चर आ रहा है उसे ब्लॉक कर देता है, वहीं रेनफॉल हो जाती है। एंड ऑन द अदर साइड वेयर गोबी डेजर्ट लाइट, वहां पे अल्टीमेटली क्या होता है, वहां पे आपकी रेनफॉल नहीं होती, इसलिए वहां पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस बन जाती है। तिब्बतियन प्लेटू के बारे में आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए बिकॉज इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंडियन मॉनसून, राइट। सो बिकॉज ऑफ इंडियन मॉनसून तिब्बतियन प्लेटू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए तिब्बतियन प्लेटू से एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कोशिश यही रहेगी कि हर प्रीमिक्स में हम कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करें। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अ टेम्परेचर इन्वर्जन एंड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड द रेन शैडो डेजर्ट वाला कॉन्सेप्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद तिब्बतियन प्लेटू, right? Now, last question of you. Silvopastoral system is a method associated with what? Agroforestry, irrigation system, beekeeping, or self-production? So the answer is agroforestry. It's a sort of agroforestry method. Agroforestry method में specifically यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे animals grazing कर रहे हैं, राइट। यूजुअली तो क्या होता है, अगर बहुत सारे लैंड्स हैं तो रैंडमली एनिमल्स वहां ग्रेज करते रहते हैं, बट सिल्वर फॉरेस्ट्री में सिल्वर पास्टोरल सिस्टम में क्या होता है, बिल्कुल कंट्रोल किया जाता है कि ट्रीज और एनिमल्स की ग्रेजिंग को प्रॉपरली इंटीग्रेट कैसे किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली पशुओं को छोड़ दिया जाएगा ग्रेजिंग के लिए, नो, एक कंट्रोल्ड ग्रेजिंग होती है जो कि इस तरह से करवाई जाती है कि ये जो पूरा लैंड है आपका उससे मैक्सिमम आउटपुट आ पाए। तो ये चीज न्यूज में क्यों थी, बिकॉज ऑफ सहेल रीजन। अगर मैं आपको दिखाऊं, अफ्रीका का जो ये सहेल रीजन है ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है आजकल बिकॉज ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो भी डिग्रेडेड लैंड है उसको जो है दोबारा रिक्लेम किया जाए, राइट। डिफरेंट वेज है रिक्लेम करने के लिए, वन ऑफ द वेज कुड बी फॉरेस्ट्रीज, राइट। यहाँ पे ही एक तरह की जो कोशिश की जा रही है वो है सिल्वो पास्टोरल सिस्टम्स, कि यहाँ पे जो भी ग्रेजिंग करवाते हैं वो जो है एक बहुत ही कंट्रोल्ड वे में हो, राइट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी देखूं, सो दिस इज अ प्रैक्टिस जहां पे ट्रीज ग्रेजिंग सभी को म्यूचुअली बेनिफिशियल वे में कराया जाता है, राइट। रैंडम ग्रेजिंग नहीं है बल्कि कंट्रोल्ड ग्रेजिंग है जहां पे ट्रीज और एनिमल्स को कलेक्टिवली म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यूज किया जा सकता है। और ये स्पेसिफिकली कहाँ पे होती है, आपकी सहेल रीजन में। सहेल रीजन जो आपकी ग्रेट वॉल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी की जो ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका है इसी के सेम कॉन्टेक्स्ट को लेके इंडिया में भी अभी एक इस तरह की ग्रीन वॉल बनाई जा रही है फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। तो अगर आपको गुजरात टू दिल्ली वाली ग्रीन वॉल से भी एसोसिएटेड क्वेश्चन आता है, सो यू कैन ऑलवेज फाइंड अ पॉइंट जहां पे वो लिखेंगे कि इसका जो ओरिजिन है ये सहेल रीजन से हुआ है अफ्रीका पे, जहां पे कि अगेन ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पे स्पेसिफिकली जो डिग्रेडेड लैंड है उसको अल्टीमेटली रिक्लेम करने की कोशिश की जा रही है बाय वेरियस मेथड्स। नाउ वेरियस मेथड्स कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी फॉरेस्ट्री, इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, वेयर इज एग्रो फॉरेस्ट्री एज वेल। सो ये जो पर्टिकुलर एग्रो फॉरेस्ट्री मेथड है ये आपका सहेल रीजन में यूज किया जाता है। तो सहेल रीजन से दूसरी जो एसोसिएटेड न्यूज है वो ग्रीन वॉल की है, तो वो भी आप डेफिनेटली याद रखें, ठीक है जी। ऑल्सो दिस कुड बी कोटेड इन दोस क्वेश्चंस जो आप क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस देते हैं कि वर्ल्ड में क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, या डिग्रेडेड लैंड से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आते हैं कि इसके लिए वर्ल्ड में क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो अगर आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप जो ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया है फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात जो है उसको कोट कर सकते हैं। अगर आपको वर्ल्ड से एसोसिएटेड स्टेप्स लिखने हैं तो आप अफ्रीका की इस पर्टिकुलर ग्रीन वॉल को जो कि स्पेसिफिकली सहेल रीजन में है उसको आप कोट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।